हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार के स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th फिजिक्स का मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर। इस मॉडल सेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे ये सभी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम पर आधारित है। आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको जो है सभी विषय का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप जाके ज़रूर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों फिजिक्स का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि परावैधुता का एसआई मात्रक होता है। तो परावैधुता को जो है इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है, जिसको एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं परावैधुता का जो मात्रक हो जाएगा ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ए का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होगी, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों कि Q = Ne, ठीक है। जहाँ पर Q चार्ज है, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E जो है इलेक्ट्रॉन पर जो जितना चार्ज होता है ये E को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है N का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा Q/E। तो यहाँ पर Q का वैल्यू यानी चार्ज का जो है वैल्यू दिया है 1 कूलम और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ये होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। अब ये दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर हो जाएगा और -19 है, ये ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। तो यहाँ हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसका जो कैलकुलेशन हो जाएगा यानी कि 10/16 इंटू 10 के पावर यहाँ पर 18 लिख लेते हैं और ये जीरो यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 से कट जाएगा, ये कटेगा 25 से, यानी 25/4। तो 4 से डिवाइड करेंगे 25 में तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18, ठीक है। तो 2 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, 6.25 इंटू 10 के पावर 18। तो 2 का सही आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा दोस्तों ये होता है टाउ = P×E, ठीक है। ये इसका जो है टॉर्क का फॉर्मूला होता है। जब आप इसका मैग्नीट्यूड रूप लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड में ये हो जाता है PE sin थीटा। जब क्रॉस को हटाएंगे तो sin थीटा लग जाता है, ठीक है। तो PE sin थीटा कई बार ये भी पूछ लेता है। तो आप देख सकते हैं टॉर्क का जो फॉर्मूला हो जाता है ये होता है P×E। P जो है ये मोमेंट है, डायपोल मोमेंट है, E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर इसका फॉर्मूला हो जाएगा टॉर्क का। तो 3 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होगी, यानी ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को बताना है। अगर दोस्तों अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर सीरीज में लगा रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है C/N। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर जो है अगर पैरेलल में रहता है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाता है Cn। तो आप ये दोनों फार्मूला को याद रखिएगा, ये है सीरीज के लिए, ये है पैरेलल के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो है रेसिस्टेंस से है उल्टा हो जाता है, ठीक है, कैलकुलेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों जो है सीरीज में है, तो n नंबर ऑफ यानी कि 3 यहाँ पर है, 3 कैपेसिटर तीनों जो है सीरीज में लगा है। तो इसका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 1/3 के बराबर होगा, 1/3 माइक्रोफेराड, क्योंकि प्रत्येक का कैपेसिटेंस जो है 1 माइक्रोफेराड के बराबर है, इसलिए 1 माइक्रोफेराड। और n जो है नंबर ऑफ कैपेसिटर है, यहाँ पर 3 कैपेसिटर है जो कि सीरीज में है, इसीलिए ये हो गया 3। तो 1/3 जो है इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। अब ये 1/3 और ये 1 माइक्रोफेराड ये दोनों जो है हो गया किस में, पैरेलल में, ये पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 1/3 + 1। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 3 × 1 = 4 यानी कि 4/3 माइक्रोफेराड। 4/3 जो है माइक्रोफेराड इसका सही आंसर होगा। तो 4 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर C, 4/3 माइक्रोफेराड, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो है हम एनर्जी को मापते हैं, ऊर्जा को मापते हैं, ठीक है। तो 5 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान घटता है या बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है या घटता है या अच्छा रहता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। कैसे, इसके लिए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि ये बॉडी है दोस्तों, ये मान के चलिए न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी में जो है जो चार्ज होता है वो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रल है, यानी कि इस पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है निगेटिव चार्ज होता है दोनों बराबर होता है, ठीक है। लेकिन जब इसको आप आवेशित करेंगे तो आवेशित या तो इसको आप पॉजिटिव चार्ज करेंगे या तो निगेटिव चार्ज करेंगे। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे दोस्तों, इस बॉडी में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो ये बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन निकालने से इस बॉडी का जो मास है वो घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ मास होता है। और ये इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप निकाल लेते हैं तो ओवरऑल इस बॉडी के मास में जो है गिरावट हो जाएगी, मास में कमी हो जाएगी, ठीक है। और बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। अगर इसी के आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर ये बॉडी है, अगर इस बॉडी को आप निगेटिवली चार्ज करते हैं, इसका मतलब है कि इस बॉडी में आप जो है बाहर से इसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये इस बॉडी में जो है इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा मात्रा हो जाएगी, यानी कि निगेटिव चार्ज जो है इसमें ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन में मास होने के कारण इस बॉडी का जो है मास बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वस्तु का जो है द्रव्यमान जो है घटता है बढ़ता है। जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है तो वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है, और यही अगर निगेटिवली चार्ज होता है तो बॉडी का जो है द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो है 6 का सही आंसर होगा डी, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि एक 5 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। तो 5 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र जो है बराबर होता है ये 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो 7 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है ये मात्रक होता है दोस्तों एनर्जी का, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है ये जो है इसको जो आप देखते हैं होंगे कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो बिल आता है ये किलोवाट घंटा में होता है। ये जो है एनर्जी का मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो है मात्रक होता है किलोवाट घंटा, ठीक है। तो 8 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, एनर्जी का, ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि हेनरी मात्रक है। तो हेनरी जो है मात्रक है दोस्तों स्व प्रेरकत्व का और अन्योन्य प्रेरकत्व का, ये दोनों का जो है मात्रक होता है हेनरी। तो 9 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो एल आर परिपथ की प्रतिबाधा जो होती है ये होता है √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो 10 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है एसी वोल्टेज को बढ़ाने में और घटाने के लिए, ठीक है। तो 11 का जो है सही आंसर होगा इसका डी, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर है कि चुंबकशीलता की विमा है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है डायमेंशनल फार्मूला होता है, ये होता है ml2 t-2 i-2 के बराबर, यानी कि 12 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ml_t2 i2 के बराबर होता है। तो 12 का जो है सही आंसर होगा ml_t2 i2, ठीक है। तो बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी LCR श्रेणी परिपथ में अनुनाद की अवस्था में वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर होता है। तो वोल्टेज और धारा के बीच का जो कलांतर होता है ये होता है 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा यहाँ पर डी, 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर
14 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स किरणें है, तो एक्स किरणें जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर का होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि एक उभय उत्तल लेंस जिसका म्यू का वैल्यू 1.5 है के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता होगी। तो लेंस का जो क्षमता होगी दोस्तों यानी कि इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू का जो वैल्यू दिया है 1.5 दिया है और त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर दिया है, तो लेंस की क्षमता जो हो जाएगी वो 5 डायोप्टर के बराबर हो जाएगी। तो 15 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, 5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों कि तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक होगा। देखिए दोस्तों, म्यू जो है यानी अपवर्तनांक है और लेमडा जो है तरंग लंबाई है, इन दोनों के बीच जो है इन्वर्सली रिलेशन होता है, यानी म्यू जो है इन्वर्सली रिलेशन होता है इसके लेमडा के साथ। ठीक है, अगर आप म्यू बढ़ाएंगे तो लेमडा घटेगा, अगर म्यू घटाएंगे तो लेमडा बढ़ेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों में जो है इन्वर्सली रिलेशन होता है। अगर आप तरंग लंबाई बढ़ाते हैं तो अपवर्तनांक जो है म्यू का जो वैल्यू है, अपवर्तनांक को जो वैल्यू है वो घटेगा। ठीक है, तो 16 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तो संयोग की क्षमता होगी। देखिए दोस्तों, अगर इन दोनों लेंसों के अगर पावर को अगर जोड़ेंगे तो सीधा इसका फॉर्मूला हो जाता है P1 + P2 सो ऑन डॉट Pn हो जाएगा, यानी कि सभी का पावर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनको जोड़ेंगे तो 2 डायोप्टर प्लस यहाँ पर माइनस जो है 3.5 डायोप्टर को अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3.5, यानी कि -3.5 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1.5 डायोप्टर के बराबर। ठीक है, तो 17 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी, -1.5 डायोप्टर के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण होता है, तो पतले फिल्म के रंग का जो कारण होता है ये होता है व्यतिकरण के कारण। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी, व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इस घटना को उत्तरदायी है श्वेत प्रकाश का। आप लोग भी देखे होंगे दोस्तों कि जब आप किसी साबुन के बुलबुले को अगर प्रकाश में देखते हैं, श्वेत प्रकाश में देखते हैं, तो वो बुलबुले जो होते हैं रंगीन दिखाई देते हैं। ये किसके कारण होता है? ये होता है वर्ण विक्षेपण के कारण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण के कारण जो है साबुन के बुलबुले जो है रंगीन दिखाई देते हैं। तो 19 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, वर्ण विक्षेपण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर कि द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्यकणों में भी होती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इस सिद्धांत को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने ही इस सिद्धांत को दिया था। तो 20 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी ब्रोगली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 का कि इनमें से कौन आवेश रहित है, यानी कि कौन जो है चार्जलेस पार्टिकल है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अल्फा कण पे भी चार्ज होते हैं, बीटा कण पे भी होते हैं, प्रोटॉन पे भी होता है, लेकिन फोटोन जो है इस पर जो है कोई चार्ज नहीं होता है, ये जो है चार्जलेस पार्टिकल होता है। ठीक है, तो 21 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, फोटोन कण पर। ये जो है फोटोन कण जो है चार्जलेस पार्टिकल है, आवेश रहित पार्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्लांक स्थिरांक की विमा सूत्र है। तो प्लांक कांस्टेंट जानते होंगे दोस्तों, जैसे कि E = होता है hc/λ और h जो है यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक स्थिरांक होता है। तो h का जो है इसका वैल्यू होता है 6.63 × 10⁻30 जूल सेकेंड। तो जूल सेकेंड जो है इसका यूनिट होता है। तो आप इस यूनिट से जो है इसका डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं। तो जूल का जो है यूनिट होता है kg m/s²। तो kg यहाँ पे लिख लेता हूँ, kg
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है, और ये सेकेंड यहाँ पर है तो सेकेंड, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 1 सेकेंड बचेगा। तो आप केजी के लिए जो है डायमेंशन फार्मूला में लिखते हैं केजी के लिए m, और ये मीटर है तो इसके लिए डायमेंशन होता है l, इसका 2 हो जाएगा। और समय जो है, समय के लिए डायमेंशन फार्मूला में लिखते हैं t, ठीक है, तो t-1 हो जाएगा, यानी कि ml/2 t-1 जो है प्लांक कांस्टेंट का यानी कि प्लांक स्थिरांक का जो है यूनिट डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा ml/2 t-1, ठीक है। तो 22 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए, ml/2 t-1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। इसके लिए जो फार्मूला होता है दोस्तों, इस फार्मूला का आप याद रख सकते हैं। ये फार्मूला है E = -13.6 इंटू Z²/n², जहाँ पर Z जो है दोस्तों ये है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है, Z जो है एटॉमिक नंबर है, और n जो है नंबर ऑफ सेल यानी कि सेल की संख्या है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z का मान हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक संख्या जो है 1 की बराबर होती है, तो इसलिए Z का वैल्यू 1 हो जाएगा। और n जो है कक्षा की संख्या है। अगर यहाँ पर पूछ रहा है दूसरी बोर कक्षा के लिए, तो दूसरी बोर कक्षा के लिए n का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, यानी 4 से डिवाइड करेंगे हम 13.6 में, 13.6 में अगर डिवाइड करेंगे 4 से, तो सही आंसर हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है दूसरी बोर कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। तो 23 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए, ठीक है। आप ये फार्मूला याद रखिए, इससे आप जो है किसी भी कक्षा का अगर बोलेगा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, तो आप केवल n का जो है वैल्यू चेंज करते रहेंगे और आपका जो है आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का। 24 का क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि नाभिक की त्रिज्या r है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या a है, तो इसमें क्या संबंध है। तो इसका संबंध होता है दोस्तों r = r0 इंटू a⁴ होता है, इसका रिलेशन, दोनों में जो ये रिलेशन होता है, ठीक है। जहाँ पर r0 जो है दोस्तों कांस्टेंट है, और r0 का जो वैल्यू होता है ये होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। कई बार यही r0 पूछ लेता है, तो आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। r0 का वैल्यू होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि जो है r त्रिज्या और ये जो द्रव्यमान है इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो 24 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, r = r0 इंटू a⁴1/3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होता है। तो मानव नेत्र की विभेदन क्षमता जो होती है 0.17 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। तो 25 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी 0.17 डिग्री के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। तो अभिदृश्य लेंस से जो बना प्रतिबिंब होता है ये होता है वास्तविक होता है और बड़ा होता है, ठीक है। तो 26 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, वास्तविक और बड़ा, यानी कि रियल भी होता है और लार्ज भी होता है, ठीक है। तो 26 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे पूछ रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियाँ है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है दोस्तों उसमें कौन सा जो है भौतिक राशियाँ जो है कंजर्व रहती है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर रेखीय संवेग, यानी कि लीनियर मोमेंटम जो होता है ये कंजर्व रहता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, ठीक है। तो 27 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, रेखीय संवेग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्देशित होता है। तो ये जो है किस में निर्देशित होता है, तो ये दर्शाता है कहाँ से कहाँ और, तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, ठीक है। तो 28 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष
मात्रक है। तो जो लाइट ईयर है दोस्तों ये किसका मात्रक होता है, किसका यूनिट होता है। लाइट ईयर जो है प्रकाश वर्ष जो है ये यूनिट होता है दूरी का, डिस्टेंस का। ठीक है, तो 29 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए दूरी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर 30 नंबर 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 संधारित्राएं प्रत्येक की धारिता सी है, तो पहले समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों स्थितियों का जो है समतुल्य धारिता का अनुपात होगा। यहाँ पर 3 कैपेसिटर दिया है दोस्तों और प्रत्येक का जो है कैपेसिटेंस सी है। पहले पैरेलल में जोड़ते हैं फिर सीरीज में जोड़ते हैं, तो दोनों स्थितियों में जो है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का अनुपात पूछा है। आप बता दें दोस्तों, अगर सी पैरेलल में अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा पैरेलल में NC के बराबर। ठीक है, NC के बराबर हो जाएगा। और सी सीरीज के लिए हो जाएगा C/N। ठीक है, C/N। तो इन दोनों फॉर्मूलों का आप याद रखिएगा, पैरेलल के लिए NC है और सीरीज के लिए C/N है। ठीक है, यहाँ पर पहले पूछा है पहले समांतर क्रम में, इसके बाद है श्रेणी क्रम में, और दोनों का अनुपात पूछा है। तो अब इसका हम रेशियो लिखेंगे, तो रेशियो हो जाएगा पैरेलल में होता है NC और सीरीज में होता है C/N, और ये n ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से C कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा n²/1। तो n का वैल्यू अगर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ कैपेसिटर है और टोटल कैपेसिटर दिया है यहाँ पर 3, देख सकते हैं 3 कैपेसिटर दिया है। तो n का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 3 9 9/1 यानी कि 9:1। तो 9:1 जो है इसका सही आंसर होगा। तो 30 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए 9:1 यानी कि 9:1। ठीक है, तो 30 का सही आंसर होगा ए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप इन सभी क्वेश्चन में आप कितना का आंसर जानते थे, आप लोग कितना सही हुआ। ठीक है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।